लास्ट क्लास में हम लोगों ने बोरान फैमिली कंप्लीट किया था, बल्कि एक छोटा सा कंपाउंड बोरेक्स मैंने छोड़ दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल्स हमारे एनसीईआरटी में या नहीं दी गई थी, सीबीएसई में आती भी नहीं है, इसलिए मैंने उनको नहीं कराया था। ठीक है ना। बाकी मैंने आपका बोरान फैमिली पूरा करा दिया था। थोड़ा बहुत बोरेक्स के बारे में आगे हम पढ़ेंगे भी। फिलहाल आज शुरू करनी थी हमें अगली फैमिली, इट इज़ 14th ग्रुप या 4th ग्रुप, कार्बन फैमिली। चलिए मिलते हैं कार्बन फैमिली के एलिमेंट से। सबसे पहले तो कार्बन फैमिली में जो एलिमेंट्स हमारे पास आते हैं बेटा, उसमें पहले नंबर पर है कार्बन, देन सिलिकॉन, देन जर्मेनियम, देन टिन और सबसे लास्ट में आता है लेड। आपको याद हो हम इसे ऐसे याद किया करते थे, का सी जी सुन ले, का सी जी सुन ले, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन एंड लेड। यदि हम नेचर की बात करें तो जो कार्बन और सिलिकॉन दो एलिमेंट है, ये दोनों एलिमेंट्स कैसे होते हैं बेटा? नॉन मेटालिक। कैसे एलिमेंट्स हैं दोनों? नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटालिक एलिमेंट्स होते हैं कार्बन एंड सिलिकॉन। यदि हम जर्मेनियम की बात करें तो ये एक मेटेलॉइड होता है। क्या होता है? इट इज अ मेटेलॉइड, यानी सेमी मेटल, थोड़ी प्रॉपर्टी मेटल्स की, थोड़ी प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की। और बाद के दो एलिमेंट्स की बात करें तो ये दोनों के दोनों मेटल्स होते हैं। बाद के दोनों एलिमेंट क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। आइए थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। और जहां तक सवाल है इसका, व्हाट इज हियर? टिन। शायद कभी नाम सुना हो, इस टिन को एक नाम दिया जाता है, इट इज कॉल्ड क्राइंग मेटल। क्राइंग मेटल क्यों कहते हैं क्राइंग मेटल? कहते हैं टिन का जो स्ट्रक्चर होता है, यदि सॉलिड टिन को एक दूसरे के ऊपर रखा जाए तो इसकी जो लेयर है वो एक दूसरे को स्क्रब करती हैं, घिसती हैं, टकराती है एक दूसरे से, तो एक अजीब सी साउंड आती है। और वो साउंड ऐसी होती है जैसे कोई बच्चा रो रहा हो, इसलिए हम इसे नाम देते हैं क्राइंग मेटल। यानी टिन की यदि हम शीट्स ले लें तो उनकी जो क्रिस्टल्स है उनकी रबिंग होती है एक दूसरे पर, जब वो टकराते एक दूसरे से, घिसते हैं, तो अजीब सी आवाज आती है जैसे कोई बेबी रो रहा हो। उस आवाज को बोलते हैं क्राइंग मेटल। जैसे होता है ना, कोई मेटल की टेबल जमीन पर रखकर हम खींचे तो एक अजीब सा साउंड आता है, सुना होगा, ठीक है ना, ची पी जो भी आवाज आती है, तो यहाँ ऐसा साउंड आता है जैसे कोई बेबी रो रहा हो, तो इसको नाम देते हैं क्राइंग मेटल। इसी तरह से बेटा इसको देखिए, लेड। ठीक, लेड बहुत काम आता है रेडियो एक्टिव मटेरियल से बचने के लिए, इसलिए इसे यूज किया जाता है रेडियो एक्टिव रेडिएशन से बचने के लिए। यानी ये रेडिएशन को क्या करता है? शील्ड करता है। तो इसे हम रेडिएशन शील्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं। शील्ड मतलब होता है जो बचाता है रेडिएशन से। तो जो भी हमारे रेडियो एक्टिव रेडिएशन है, एकदम लेड के चैम्बर, लेड एक्यूमुलेटर लेते थे अल्फा बीटा पार्टिकल्स की काउंटिंग करने के लिए। तो कभी भी यदि हमारे पास कहीं से अल्फा बीटा गामा रेज या रेडियो एक्टिव हैजार्ड्स आ रहा है, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन रेज आ रही हैं, तो उनसे बचने के लिए हम शील्ड की तरह किसको इस्तेमाल कर सकते हैं? लेड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इट इज अ रेडिएशन शील्ड मटेरियल। इसके अलावा ये टॉक्सिक भी होता है और यूज किया जाता है लेड को किसमें? बुलेट्स में। जो बुलेट होती है उसमें लेड का इस्तेमाल होता है। इसीलिए जब किसी को गोली लग जाती है तो लोग कहते हैं ना, जहर फैल जाएगा धीरे धीरे। तो जो जहर फैलता है वो इस लेड के कारण ही फैलता है, क्योंकि ये लेड कैसा है? इट इज अ टॉक्सिक मटेरियल। ये पॉइजनस होता है, यूज होता है इन बुलेट्स, यूज्ड इन बुलेट। जो हमारी बुलेट्स होती हैं उनमें हम इसे इस्तेमाल करते हैं, बुलेट्स। तो ये ऐसी थोड़ा सा मैंने कार्बन फैमिली के मेंबर के बारे में एक छोटा सा ऐसी आपको आइडिया दिया है। तो ये पहले दो एलिमेंट कार्बन और सिलिकॉन नॉन मेटेलिक इन नेचर होते हैं। जर्मेनियम मेटेलॉइड होता है, जबकि टिन और लेड मेटेलिक एलिमेंट्स होते हैं। टिन को हम क्राइंग मेटल कहते हैं, जबकि जो लेड होता है इसे रेडिएशन शील्ड की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये पॉइजनस होता है, टॉक्सिक होता है, और हम इसे कहाँ इस्तेमाल करते हैं? बुलेट्स में इस्तेमाल करते हैं। आइए इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। जरा इन सबको हटा देता हूं, नॉर्मल सी प्रॉपर्टीज को लीजिए, और अब अपन बात करते हैं थोड़ी सी और। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम इनके एटॉमिक नंबर्स से। यदि कार्बन का एटॉमिक नंबर देखा जाए तो 4 में 2 जोड़िए, एटॉमिक नंबर होता है 6। याद करिए कैसे जोड़ते हैं। तो सबसे पहले हम जोड़ेंगे 8, तो 8 जोड़ेंगे कितना आएगा बेटा? 14। फिर हम जोड़ते थे 18, जैसे आप 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 32। तो यहाँ हमने कितना जोड़ा है? 8। यहाँ कितना जोड़ा है? 18।
और जब हम 8 जोड़ते हैं तो S में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन जाते हैं। जब हम 18 जोड़ते हैं तो S में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, P में 6 जाते हैं। अब देखिए यहाँ कौन आ गया, D, और जहां D आया एकदम से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन S के वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर बढ़ जाएगा और इसका जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था S2 वाला वो कैसा हो जाएगा, इनर्ट हो जाएगा और चालू हो जाएगा इनर्ट पेयर इफेक्ट। कहां से, जर्मेनियम से। फिर आगे बढ़ जाइए, कितना डालेंगे, 18, 32 में फिर 18 डालिए, कितना हो गया, 50, यानी यहां पर भी लगेगा इनर्ट पेयर इफेक्ट। और फिर 50 के बाद एकदम से हम कितना डालेंगे, 32, और जैसे बेटा 32 डालेंगे इलेक्ट्रॉन्स, ये हो जाएगा 82। और 32 का मतलब होता है S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14। तो लीजिए F और D दोनों है, तो एकदम से 10 और 14, 24 इलेक्ट्रॉन के कारण एकदम से बहुत ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों शील्डिंग इफेक्ट अच्छा प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो S के इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस का और बढ़ जाएगा, इनर्ट पेयर इफेक्ट यहाँ पे और ज्यादा शो होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डी एफ इनमें आना शुरू होते हैं, याद करिए इनर्ट पेयर इफेक्ट चालू हो जाता है। कुछ समझ में आया? तो इनके एटॉमिक नंबर हैं 6, 14, 32, 50 और 82। ये इनके एटॉमिक नंबर्स होते हैं। याद रखिएगा कैसे बढ़ते हैं, 8, 18, 18, 32, 32। जब 8 बढ़ते हैं sp होता है, जैसे 18 बढ़ते हैं d आ जाता है। जैसे d में इलेक्ट्रॉन आते हैं, याद रखिएगा, जैसे d में इलेक्ट्रॉन आते हैं एकदम से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉनों पर बढ़ना शुरू हो जाता है। और जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है वैसे वैसे इस s का इलेक्ट्रॉन पेयर कैसा होना शुरू हो जाता है, इनर्ट, यानी यहां से स्टार्ट हो जाता है हमारा इनर्ट पेयर इफेक्ट। इस जगह से क्या लागू हो जाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट लगना शुरू हो जाता है। और नीचे की तरफ जाने पर क्या होता है, इंक्रीज होता चला जाता है। यानी ये इनर्ट पेयर इफेक्ट मैक्सिमम वर्क करता है किसमें, इन सबसे नीचे वाले यानी लेड में। लीजिए तो ऊपर से नीचे की तरफ आइए, कैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं मैंने आपको दिखाया है बेटा। जब ये 18, 18, 32 बढ़ना शुरू हो जाता है, डी में आना शुरू हो जाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट लगने लगता है, जो सबसे ज्यादा पाया जाता है किसमें, लेड। अब इस इनर्ट पेयर का क्या फर्क पड़ेगा ये सीखना है, पर उससे पहले मैं लेना चाहूंगा पहली हेडिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर आऊंगा इसके इनर्ट पेयर इफेक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस यानी ऑक्सीडेशन स्टेट एंड वैलेंसी पर। इतना क्लियर है बेटा जो बोर्ड पर लिखा है? तो एटॉमिक नंबर कैसे बढ़ेगा, ऐसे करके बढ़ेगा। क्लियर, हटा दिया जाए इसको भी। अब बात करेंगे हम इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। किसकी बात करेंगे बेटा, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यदि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए सबसे पहले लिखी जाएगी प्रोसीडिंग पहले वाली नोबल गैस। क्लियर है? उसके बाद वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन आएंगे NS में 2, NP में 2। लीजिए ये होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जहां N किसे रिप्रेजेंट करेगा, N रिप्रेजेंट करेगा पीरियड नंबर को, और ये पीरियड नंबर बराबर होते हैं नंबर ऑफ शेल अराउंड द न्यूक्लियस। यदि सेकंड पीरियड है तो न्यूक्लियस में 2 शेल होंगे, थर्ड है तो 3 होंगे, फोर्थ होंगे, ऐसे करके। याद है? चलिए हटा दिया जाए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसी कहते हैं जब ये पीरियड नंबर बढ़ने लगता है और n की वैल्यू 4 या 4 से ज्यादा होने लगती है तो d इलेक्ट्रॉन्स भी आने शुरू हो जाते हैं। कैसे देखते हैं अभी सिखाता हूं। सबसे पहले अपने एलिमेंट्स पर वापस आइए जरा। आपके एलिमेंट कौन थे बेटा? एलिमेंट है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। चल भाई शुरू करते हैं। तो कार्बन से पहले कौन सी नोबल गैस आती है जरा ये बता दें। कार्बन से पहले आती है हीलियम, हीलियम के बाद आती है नियॉन, नियॉन के बाद आती है आर्गन, आर्गन के बाद आता है क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन के बाद आता है जीनॉन।
तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की जाए, तो ये कौन सा है, सेकेंड पीरियड, तो 2s2 2p2, क्लियर। अब 8 बढ़े यानी s और p में ही जाएंगे, तो 3s2 3p2। अब 18 बढ़े, यदि 18 बढ़ गए बेटा तो ऐसी कंडीशन में जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किस में आ गए होंगे, d में। तो अब आएगा 3d10 4s2 4p2। फिर 18 बढ़ा था तो 4d10 5s2 5p2। फिर से आई, अब 32 बढ़ा था, 32 का था f में आया हुआ, तो पहले 4f में ही तो आएगा ना लेंथेनाइट्स वाले में, कितने आएंगे 40। फिर d में आएंगे 5d में 10, फिर s में आएंगे 6s में 2 एंड 6p में 2 इलेक्ट्रॉन्स। लीजिए, ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ कार्बन फैमिली मेंबर्स। बना डालिए और बन जाते हैं। तो अगली हेडिंग हमारी जो इसके बाद आती है वो है वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, नेक्स्ट हेडिंग। यदि हम इनके वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट पर आए तो आप इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, 4। यदि इनके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं तो इसका मतलब सारे के सारे कैसे हैं, टेट्रावैलेंट। कैसे हैं, टेट्रावैलेंट, हैविंग 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, बिकॉज हैविंग 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ये सारे के सारे टेट्रावैलेंट होते हैं क्योंकि इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए इनकी वैलेंसी होती है 4। कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाएगा, जर्मेनियम 4 बॉन्ड बनाएगा, तो सारे के सारे 4 बॉन्ड्स बनाने में कैपेबल होते हैं, वैलेंसी 4 होती है। अब बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो कहता है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स की यदि हम कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें R, तो वो कितनी होती है, +4। लेकिन जैसे हम सिलिकॉन के नीचे आते हैं तो +2 भी शो करना शुरू कर देते हैं ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट एंड आफ्टर, किसके बाद, सिलिकॉन, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज आल्सो पॉसिबल। ये भी शो होने लगती है, पॉसिबल होने लगती है। और रीजन क्या होता है बेटा, इट इज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्योंकि जो इनर्ट पेयर इफेक्ट है बच्चा, ये इनर्ट पेयर इफेक्ट आना कब शुरू हुआ था, जरा सोच के बताइए। ये आना तब शुरू हुआ था इनर्ट पेयर इफेक्ट जब हम जर्मेनियम पर आए थे सिलिकॉन के नीचे। यानी यदि हम इनकी वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो सारे के सारे टेट्रावैलेंट हैं क्योंकि 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होती है, लेकिन सिलिकॉन के बाद +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी पॉसिबल होने लगती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। तो आइए जरा इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट से मिलते हैं। देखिए इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर था, कौन सा वाला, ये वाला, यहां पर आने के बाद ये वाला और ये वाला, ये इनर्ट होना शुरू हो जाएगा। क्यों शुरू हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन इलेक्ट्रॉनों पर बहुत ज्यादा हो जाता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि डी के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के फोर्स को इन इलेक्ट्रॉनों तक पहुंचने से रोक नहीं पाते ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो एकदम से जब इन पर अट्रैक्शन बढ़ जाता है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करना बंद कर देते हैं, और जब ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते तो फिर ये चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, केवल 2p वाले कर पाते। यानी मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए तो इन सभी की सबसे पहले नंबर पर जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +4 है, +4 है, +4 है, +4 है, +4 है। हालांकि कार्बन की
ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से स्टार्ट होती है और +4 से चलते चलते ये -4 तक कुछ भी हो सकती है, क्योंकि ये ढेर सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है। जैसे CH4 में -4 है, CCl4 में +4 है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत वेरी करती है, तो ये +4 से कहाँ तक जा सकती है, -4 तक। लेकिन यदि हम बात करें ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉरी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में +4 के अलावा इसकी अगली ऑक्सीडेशन स्टेट यदि देखी जाए तो वो +2 जरूर पॉसिबल हो सकती है और कोई नहीं। यहाँ पर आ जा भैया, इसमें केवल +4 होती है और कोई ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो नहीं करता। लेकिन इसके नीचे जैसे आप आएंगे तो एक ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और शो होनी शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे नीचे की तरफ चलते हैं, मैंने आपको बताया था एक बार पहले भी कि यहाँ पर नीचे की तरफ चलिए तो स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है ड्यू टू किस कारण से, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण से। याद आया? लेकिन यदि यही चीज हम यहां पर देखें तो देखिएगा ऊपर से नीचे की तरफ आइए, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है, +4। तो कहता है कि ऊपर से नीचे की तरफ आने पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और +2 की बढ़ रही है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण। अब इसका क्या असर है आइए देखते हैं। ये तो आप बना ही चुके हैं, वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट, इसी को हम पढ़ रहे हैं। चलिए जरा इस पर नजर डालते हैं, ये सब हटा देता हूं। आइए, इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम SN को ले लें तो SN की एक ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, SN की एक ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। तो PV में आ जाओ भैया, PV की एक ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है और PV की एक ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। अब ये बताइए कि यदि हम लेड के केस में देखें तो एक है +2 और एक है +4, और SN के केस में देखें तो एक है +4 और एक है +2। ऐसे जर्मेनियम के केस में देखें तो यहां पर जो +2 है दैट विल बी मोस्ट स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल होती है क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट है, यानी यहाँ पे +2 की स्टेबिलिटी +4 से ज्यादा है। लेकिन यदि ऊपर जाते हैं तो मैंने आपको बताया था बेटा, जब हम लोग ऊपर जाते हैं तो ये जो +4 वाली है ये मोर स्टेबल होती है और +2 वाली लेस स्टेबल होती है, यानी टिन के केस में +4 ज्यादा स्टेबल होगी +2 से। यानी ये किस में रहना चाहेगा, +4 में, और नीचे वाला किस में जाना चाहेगा, +2 में, क्योंकि +2 ज्यादा स्टेबल है। तो इसके बिहाफ पर यदि हम कुछ रिएक्शंस बना के देखना चाहें तो नजर डालिएगा जरा बोर्ड पर। कहते हैं बताइए Pb+4 चेंज हो रहा है Pb+2 में, तो बताइए क्या ये लेस स्टेबल से मोर स्टेबल जा रही है, तो एनर्जी का लॉस हो रहा होगा, एनर्जी घट रही होगी, यानी इसके लिए जो ΔG होगा वो निगेटिव होगा। प्रोसेस कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस। लेकिन यहीं पर यदि हम कहीं इसकी जगह SN को ले लें +4 और इसे ले जाए SN+2 में, तो आप बोल रहे हैं कि SN+4 इज मोर स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल है, SN+2 इज लेस स्टेबल, ये कम स्टेबल है बेटा। तो मोर से लेस में जा रहे हैं, यानी एनर्जी बढ़ रही है, स्टेबिलिटी घट रही है, तो ΔG यहाँ पर ग्रेटर देन 0 होगा, यानी पॉजिटिव होगा। पक्का? अब वो कह रहा है कि सर मान लीजिए हम ये ना करा के कुछ और कराएं, कुछ और क्या कराएं, जैसे ऊपर चल रहे, वो कह रहा है कि यदि हम SN+2 को SN+4 में ले जाएं तो क्या होगा, बड़ा आसान है भैया। SN+2 लेस स्टेबल है, SN+4 मोर स्टेबल है। आपने रिएक्शन को पलट दिया तो ΔG जो कि ग्रेटर देन 0 था वो लेस देन 0 हो जाएगा, यानी प्रोसेस कैसी हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस, क्योंकि आपने बोला है कि SN+4 इज मोर स्टेबल देन SN+2। इतनी बात समझ में आती है बेटा? यदि इतना समझ में आता है तो इसका मतलब ये है, ध्यान से देखिएगा, ये रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन होगी पर ये नहीं होगी, यानी SN+2 ऑक्सीडाइज होगा। यदि ऑक्सीडाइज होगा तो SN+2 के जो कंपाउंड्स होंगे, मैं इसे हटा देता हूं,
जो Sn+2 के कंपाउंड्स होंगे वो Sn+4 में चेंज होना चाहेंगे। यदि चेंज होना चाहेंगे तो रिएक्शन आराम से होगी, रिएक्शन आराम से होगी तो इट विल बी अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। ये एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, यस और नो। और यही चीज यदि हम नीचे देखें यहाँ पर लेड वाले केस में, जस्ट लुक हियर, लेड वाले केस में, तो Pb+4 Pb+2 में आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। यदि आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगी, इसका रिडक्शन हो जाएगा। यदि रिडक्शन हो जाएगा तो Pb+4 विल बी अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो Pb+4 होगा वो अच्छा क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अच्छा, बाकी चीजें मैंने हटा दी, समझ में आ गया हो, क्लियर है। तो Sn+2 इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट और Pb+4 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। कहीं कोई डाउट हो इतने में तो बताइए। इसका मतलब ये हुआ कि हम गुड रिड्यूसिंग एजेंट लेना चाहें तो Sn+2 ले सकते हैं, यानी SnCl2 ले सकते हैं। और यदि वे गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना चाहें तो हम PbCl4 ले सकते हैं या PbO2 ले सकते हैं, यस और नो। यानी PbO2 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि SnCl2 एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई है बेटा ऑक्सीडेशन रिडक्शन, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर के रिगार्डिंग? क्लियर है इतना? आइए आगे चलते हैं, एक और ज्ञान की बात पढ़ लेते हैं। वो ज्ञान की बात छोटी सी ये है, इसे हम ऑलरेडी एक बार पढ़ चुके हैं जब हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी थी फजान्स रूल में। तो ऐसे बोलते हैं कि कंपाउंड्स विद दो ऑक्सीडेशन स्टेट है, याद रखिएगा, एक लोअर ओएस एक हायर ओएस। तो कंपाउंड विद लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के कंपाउंड्स होते हैं वो हमेशा होते थे कैसे, लेस कोवेलेंट मोर आयोनिक। लेकिन यही कंपाउंड्स यदि विद हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ले लिए जाए, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ये कंपाउंड होते हैं लेस आयोनिक एंड मोर कोवेलेंट, यानी ज्यादा कोवेलेंट होते हैं। मतलब ये हुआ कि यदि मैंने SnCl2 लिया है और मैंने SnCl4 लिया है तो ये कंपाउंड होगा आयोनिक। अब क्योंकि आयोनिक कंपाउंड है, हमें पता है कि आयोनिक कंपाउंड क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, और ये कंपाउंड होगा कोवेलेंट। अब कोवेलेंट मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, गैस होते हैं। जो कोवेलेंट है वो गैस ज्यादा होते हैं और जो आयनिक है वो सॉलिड ज्यादा होते हैं। इसका मतलब SnCl2 सॉलिड होगा, जबकि SnCl2 गैस हो सकती है या SnCl2 लिक्विड भी हो सकता है, लेकिन SnCl2 सॉलिड ही है। क्यों? क्योंकि ये आयोनिक है, जबकि SnCl4 लिक्विड या गैस कुछ भी है। क्यों लिक्विड या गैस है? क्योंकि ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल होता है। तो जो कोवेलेंट होते हैं उनमें अट्रैक्शन कम है, जो आयनिक है उनमें अट्रैक्शन ज्यादा है। अट्रैक्शन ज्यादा है तो ये सॉलिड हो गया, अट्रैक्शन कम है तो ये गैस हो गया। तो कंपाउंड जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ है वो मोर आयोनिक है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ है वो मोर कोवेलेंट होते हैं। बना लीजिए। तो ये थी वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में मैंने आपको बताया। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं, बात करते हैं इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज की। और सबसे पहले नंबर पर हम बात करते हैं इसकी, व्हाट इज दैट, एटॉमिक रेडियस। पी ब्लॉक एलिमेंट है, एटॉमिक रेडियस बहुत बड़ी नहीं होती, छोटी होती हैं, और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं इंक्रीज होती हैं ऑन गोइंग डाउन। नीचे की तरफ जाने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। अब जरा इसको बढ़ने के ट्रेंड पे नजर डालिएगा कि बढ़ती कैसे। यदि मैं कार्बन पे आऊं, सिलिकॉन पे आऊं, जर्मेनियम पे आऊं, टिन पे आऊं और लेड पे आऊं, तो नीचे की तरफ आने पर एटॉमिक रेडियस क्या हो रही है, इंक्रीज। तो यहां तो तेजी से इंक्रीज हुई, पर जब हम इसके नीचे जाते हैं तो भी इंक्रीज तो हो रही है, पर यहां जो इंक्रीज होती है वो स्लोली, बहुत ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। ग्रेजुअली कहते सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि यहीं से लगता है इनर्ट पेयर इफेक्ट।
तो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है ना, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर बढ़ जाता है, और जब बढ़ जाता है तो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचना शुरू करता है। जब वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ ज्यादा खींचना शुरू करता है तो साइज बढ़ना तो चाहता है, पर अट्रैक्शन बढ़ने के कारण उसमें रिडक्शन भी होता है। तो जितना बढ़ना चाहिए था उतना साइज नहीं बढ़ पाता, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर इंक्रीजेस अप्रिशिएबली होता है, यानी ठीक ठाक इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो कोई इनर्ट पेयर इफेक्ट, यानी यहाँ पर एकदम से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतनी तेजी से नहीं बढ़ा था, क्योंकि यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन्स नहीं आए थे। पर इनके केस में क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन आ गए थे, तो जो इंक्रीज इन साइज था वो बहुत धीमा धीमा था, ग्रेजुअल था, लेकिन हाँ है रेगुलर ट्रेंड। ऊपर से नीचे की तरफ जाने पर इनकी एटॉमिक रेडियस क्या होती है बेटा? बढ़ती है। ठीक, थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ। इसी में एटॉमिक रेडियस के बाद अगली प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, और जो अगली प्रॉपर्टी इससे रिलेटेड होती है वो है ये, इट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। बड़ी सिंपल सी चीज है, ऊपर से नीचे की तरफ आइए। जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो ध्यान दीजिए, नीचे की तरफ आने पर रेडियस बढ़ रही है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर जा रहा है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी घट रही होगी। इसका मतलब नीचे की तरफ आने पर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीजेस ऑन गोइंग डाउन, बट एक छोटी सी समस्या है, यानी कार्बन की ज्यादा है किससे? सिलिकॉन से। सिलिकॉन की ज्यादा है किससे? जर्मेनियम से। जर्मेनियम की ज्यादा है किससे? टिन से। पर लेड की टिन से ज्यादा हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने बताया था कि साइज उतना तेज नहीं बढ़ पाता, थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। और जब आप यहां से यहां आते हैं तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन Sn के पास कितने थे? याद करिए 50, और यहाँ एकदम से 32 बढ़ के हो जाते हैं 82। तो न्यूक्लियस का चार्ज तो बहुत ज्यादा हो गया और रेडियस थोड़ी सी बढ़ी, तो न्यूक्लियस की पावर तो बहुत बढ़ गई और रेडियस थोड़ी सी बढ़ी, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एकदम से बढ़ गया तेज। और जब एकदम से तेज बढ़ा तो इसे निकालने के लिए दी जाने वाली एनर्जी इसके ऊपर वाले Sn से कैसी होने लगी? ज्यादा। इसीलिए इससे 2 इलेक्ट्रॉन तो फिर भी निकल गए थे पी वाले, उसके बाद तो निकलने ही बंद हो गए थे ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो याद रखेंगे कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है नीचे जाने पर रेगुलरली घटती है, पर जो लास्ट के 2 एलिमेंट है टिन और पीबी, उनमें आयोनाइजेशन एनर्जी लेड की टिन से ज्यादा हो जाती है, क्योंकि यह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस तेजी से राइज हो जाता है, एकदम से 32 प्रोटॉन न्यूक्लियस में बढ़ जाते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तेजी से बढ़ जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पर बहुत ज्यादा हो जाता है न्यूक्लियस का, तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दी जाने वाली एनर्जी बढ़ जाती है। अब कार्बन की तो ज्यादा इसलिए क्योंकि साइज ही बहुत छोटा है। जब साइज बहुत छोटा है तो अट्रैक्शन भी ज्यादा ही होगा, इसलिए कार्बन की ज्यादा है। नीचे आ रहा है, रेडियस बढ़ रही है, रेडियस बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, अट्रैक्शन घट रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने से आयोनाइजेशन एनर्जी कम होने लगती है। देख लीजिए, कोई डाउट हो आयोनाइजेशन एनर्जी एंड एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड्स में आपके सामने बने हुए हैं। हो गया? बना लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, हम 2 प्रॉपर्टीज से एक साथ मिलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। तो 2 प्रॉपर्टीज देखने जा रहे हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट्स। इसका एक बड़ा रेगुलर सा ट्रेंड होता है। जब बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें, ठीक, तो बॉइलिंग पॉइंट का बिल्कुल रेगुलर ट्रेंड होता है कि नीचे की तरफ जाइए बॉइलिंग पॉइंट्स डिक्रीज होने शुरू हो जाते हैं। यानी सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट है कार्बन का, क्योंकि डायमंड, ग्रेफाइट इन सब फॉर्म में पाया जाता है। फिर आता है सिलिकॉन का, फिर आता है जर्मेनियम का, जबकि टिन और पीवी के लिक्विड स्टेट में बॉइलिंग पॉइंट्स काफी कम हो जाते हैं। यानी बिल्कुल रेगुलर सा ट्रेंड है इनके बॉइलिंग पॉइंट्स। लेकिन यदि हम इनके बॉइलिंग पॉइंट्स की बजाय इनके मेल्टिंग पॉइंट्स की बात करें, किसकी बात करें? मेल्टिंग पॉइंट्स की, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट्स का जो ट्रेंड होता है वो रेगुलर नहीं हो पाता। क्या होता है जरा समझिएगा। कार्बन का मेल्टिंग पॉइंट सिलिकॉन से ज्यादा, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि डायमंड है, आराम से मेल्ट नहीं करेगा। फिर जर्मेनियम का, फिर टिन का। पर पता नहीं क्यों जो लेड होता है
इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो Sn के मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा हो जाता है। और लोग ये कहते हैं कि इसमें जो मेटल और मेटल के बीच का अट्रैक्शन होता है सॉलिड स्टेट में, वो लेड में थोड़ा स्ट्रांग होता है, जिससे इसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा हो जाता है, हाई हो जाता है। किससे हाई हो जाता है, Sn से, 10 से ज्यादा। तो ये इसके मेल्टिंग पॉइंट्स का ऑर्डर होता है। यानी बॉइलिंग पॉइंट का तो बिल्कुल रेगुलर ट्रेंड है, बट मेल्टिंग पॉइंट का जो ट्रेंड है वो उतना रेगुलर ट्रेंड नहीं हो पाता जो होना चाहिए था। क्लियर? थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इसी में बात करते हैं नेक्स्ट ट्रेंड की। कलर बदल देता हूं। तीसरे नंबर पर हम बात कर रहे हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। पूरा लिख देता हूं, शॉर्ट में नहीं लिखा, चलिए शॉर्ट में लिख लो। EN का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहां भी बड़े बवाल है भाई। देखना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे जाने पर हमेशा घटती है, तो कार्बन की सबसे ज्यादा, पर सिलिकॉन की, जर्मेनियम की और टिन की ऑलमोस्ट सेम होती है, लेकिन लेड की इन सब से थोड़ी सी ज्यादा, क्योंकि इसके न्यूक्लियस पे पावर ज्यादा है, तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को थोड़ा ज्यादा खींचता है अपनी तरफ। तो यहां पर जो ऑर्डर आता है वो कुछ ऐसा आता है। यदि मैं इनमें वैल्यूज की बात करूं ना बेटा, जरा सुनिएगा। जो कार्बन है इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये तो आपको पता है, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं ऑर्गेनिक में, 2.5 के करीब है। और इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.8 में वेरी करती है। यानी इसकी 1.87 है, इसकी 1.83 है, इसकी 1.84, ऐसे करके वेरी करती है। और जो लेड है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.9 और 2 के बीच में होती है। यानी एकदम से जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेड की है वो Sn से, जर्मेनियम से, सिलिकॉन से ज्यादा। यानी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन। और सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कभी पूछा जाए तो दैट विल बी लेड। ये सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है कार्बन फैमिली का। तो लीजिए, बॉइलिंग पॉइंट आपके पास है, मेल्टिंग पॉइंट आपके पास है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपके पास है। इसके बाद अपन बात करेंगे डेंसिटी की। इनको बनाइए, क्या बगल में लिख दूं डेंसिटी भी, कलर कुछ नया ग्रीन ले लेते हैं। चलिए बात करते हैं डेंसिटी। देखिए, डेंसिटी को समझने से पहले एक बात समझिए, ये जो कार्बन है ये बहुत सारी फॉर्म्स में पाया जाता है। तो इस कार्बन की डेंसिटी ना सिलिकॉन से ज्यादा हो जाती है जब ये कार्बन कहते कार्बन बहुत सारी फॉर्म्स में पाया जाता है, और इस कार्बन की डेंसिटी ना सिलिकॉन से ज्यादा हो जाती है जब ये कार्बन किस फॉर्म में होता है, डायमंड की फॉर्म में। यानी डायमंड की फॉर्म में कार्बन की डेंसिटी सिलिकॉन से ज्यादा है, क्योंकि इसकी डेंसिटी 3.51 है और इसकी 2.4 के करीब होती है। तो ऐसी कंडीशन में इसकी है 3.51 और इसकी 2.4 के करीब अप्रॉक्सीमेट। लेकिन जिस दिन ये कार्बन डायमंड की जगह ग्रेफाइट हो जाता है तो इसकी डेंसिटी 2.2 ग्राम पर सीसी के करीब आ जाती है और इसकी 2.4 है। तो ऐसी कंडीशन में जो सिलिकॉन है उसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, किससे, ग्रेफाइट से। यानी जो डायमंड है वो ज्यादा डेंसर एलिमेंट है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है, किससे, सिलिकॉन से। लेकिन जो ग्रेफाइट है उसमें उतनी डेंसिटी नहीं है, वो उतना डेंस नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन में जो डेंसिटी है वो किसकी ज्यादा हो जाती है, सिलिकॉन की ज्यादा हो जाती है, किससे, कार्बन से। तो सिलिकॉन की ज्यादा हो जाती है, किससे, कार्बन से। यानी यदि हम डेंसिटी की बात करें तो पहले में ये सोचना पड़ेगा कि कार्बन है कौन सा, ग्रेफाइट है या डायमंड है। इधर का हटा लो बेटा, आपके पास तो सब लिखा हुआ ही है, मैं हटा देता हूं। चलिए, तो वहां तो मैंने जो डेंसिटी लिखी है साइड में वो पर्टिकुलरली किसके लिए लिखी है, डायमंड और सिलिकॉन के लिए। बट ओवरऑल डेंसिटी का यदि मैं ऑर्डर लिखूं तो ये रहा कार्बन। अब इसके साथ समस्या आ गई है, इसलिए मैं इसे डिब्बे में बंद कर देता हूं। तो फिलहाल तो कार्बन की मैंने सिलिकॉन से ज्यादा लिख दी है, यानी मैंने इसे डायमंड मान लिया है। बाकी नीचे की तरफ जाइए, जर्मेनियम, टिन एंड लेड, डेंसिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी। कहते सर ऐसा क्यों? अभी तो बताया था कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे तो सिलिकॉन के बाद
एकदम से क्या था, इनर्ट पेयर इफेक्ट वाला कॉन्सेप्ट, यानी न्यूक्लियस का चार्ज बहुत बढ़ गया तो उसने इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया। जब इलेक्ट्रॉनों को खींचना शुरू कर दिया तो कंजर्शन होने लगा, पास पास सब चीजें इकट्ठी हो गई, पास पास हो गई तो डेंसिटी बिकम्स हाई, एकदम से डेंसिटी कैसी हो गई, ज्यादा। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि डेंसिटी के लिए हमें दो चीजें चाहिए, मास अपॉन वॉल्यूम। ध्यान से सुनना, तो जब हम यहां से यहां आए तो मास तो बहुत तेजी से बढ़ा, क्योंकि एकदम से 18 इलेक्ट्रॉन बड़े होंगे तो न्यूट्रॉन बड़े होंगे, 18 प्रोटॉन बड़े होंगे, पर वॉल्यूम यानी साइज उतना बढ़ा नहीं। तो सर साइज क्यों नहीं बढ़ा? क्योंकि याद करिए कॉन्ट्रैक्शन हो गया था ना साइज में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया था। यही काम यहाँ पे हुआ, ये काम यहाँ पे और ज्यादा हुआ, तो सोचिए यहाँ से या फिर 18 आए और यहाँ तो 32 आ गए। तो तेजी से मास तो बढ़ रहा है पर वॉल्यूम उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा। तो जब मास बढ़ेगा लेकिन वॉल्यूम उतनी तेजी से नहीं बढ़ेगा तो ऐसी कंडीशन में बेटा होगा क्या? सोच के देखिए, मास तो बढ़ रहा है पर वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा, यानी डेंसिटी क्या होगी, राइज कर जाएगी। इसीलिए जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं जो डेंसिटी है वो क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज होती चली जा रही है। बस कार्बन के केस में समस्या है, और कार्बन की समस्या को दूर करने के लिए मैंने आपको ये चीज बताई है कि यदि हमारे पास कार्बन ग्रेफाइट है तो वो सिलिकॉन से कम डेंस है, और डायमंड है तो वो सिलिकॉन से ज्यादा डेंस है। यानी जो डेंसिटी कार्बन की है उसको यहाँ पर यदि मैंने सिलिकॉन से ज्यादा लिखा तो इसका मतलब साफ है बेटा कि मैंने इसे क्या माना है, मैंने इसे क्या माना है, डायमंड। और यदि मैं इसको कम लिख देता तो मैं क्या मानता, ग्रेफाइट। ये मतलब मैंने यहाँ पे भैया डायमंड मान के का कर लिया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटेनेशन प्रॉपर्टी। इसे हमने जब केमिस्ट्री शुरू की थी तो सबसे पहले लेक्चर में पढ़ा था, याद करिए। मैंने कहा था सबसे ज्यादा कैटेनेशन पावर किसमें है, कार्बन में, उसके बाद सिलिकॉन में, उसके बाद जर्मेनियम में, और टिन और लेड में लगभग बराबरी होती है। बल्कि हम सच बताएं तो ये कह सकते हैं कि लेड में कोई कैटेनेशन पावर होती ही नहीं है, सबसे ज्यादा कार्बन में है, कार्बन के बाद सिलिकॉन में है, जबकि इन सब की कैटेनेशन पावर विल बी सेम। इनकी कैटेनेशन पावर ऑलमोस्ट कैसी हो जाती है, सेम हो जाती है। लीजिए, ठीक है। और हम लेड में क्या बोल रहे हैं, इसमें कैटेनेशन पावर है ही नहीं, बाकी में कैटेनेशन पावर पाई जाती है। अब बताइए ये कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्यों होती है? ड्यू टू हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हम दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बनाएंगे, यदि उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, बॉन्ड स्ट्रांग है तो कैटेनेशन पावर होगी, बॉन्ड वीक है तो कैटेनेशन पावर या तो होगी नहीं या कैटेनेशन पावर कम हो। क्लियर है बेटा? इतना देख लीजिए, कहीं कोई डाउट हो इतने में। लीजिए, ये थी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ फोर्थ ग्रुप एलिमेंट या 14 ग्रुप एलिमेंट। इसके बाद हम बात करेंगे केमिकल नेचर की इनकी, पर उससे पहले आइए मैं एक आपको इंपॉर्टेंट टिप बताता हूं। बना लीजिए जल्दी से, हटा दो। चलिए, हमने इतने सारे ट्रेंड्स पढ़े हैं, दो ट्रेंड्स आप देखते हैं। एक ट्रेंड्स वो है जो रेगुलर ट्रेंड है, रेगुलर ट्रेंड्स यानी जिनमें कोई वो नहीं है कि कहीं घटा कहीं बढ़ा। तो वो रेगुलर ट्रेंड आपको दो मिले। कौन कौन से? एक एटॉमिक रेडियस का और दूसरा बॉइलिंग पॉइंट का। एटॉमिक रेडियस के लिए आपने क्या बोला, ये इंक्रीज हो रही हैं और गोइंग डाउन, नीचे की तरफ जाने पर बढ़ रही थी। तो आपका जो रेडियस का ऑर्डर आया था वो ये आया था, सबसे कम कार्बन की, कार्बन से बड़ी सिलिकॉन की, सिलिकॉन से ज्यादा जर्मेनियम की, जर्मेनियम से ज्यादा टिन की, और टिन से ज्यादा लेड की। यस और नो? और जब यही ऑर्डर आपने बॉइलिंग पॉइंट्स के लिए लिया था तो उल्टा था, सबसे ज्यादा कार्बन का, फिर सिलिकॉन का, फिर जर्मेनियम का, फिर टिन का, और फिर लेड सॉल्यूशन का। ये आपके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर था, पर था रेगुलर। एक रेगुलरली नीचे जाने पर बढ़ रही थी और बॉइलिंग पॉइंट रेगुलरली नीचे जाने पर घट रहा था। यानी नीचे जाइए बीपी घटेगा, नीचे जाइए रेडियस बढ़ेगा। तो ये दो तो रेगुलर ट्रेंड्स थे। अब जरा बात कर लेते हैं उन ट्रेंड की जो रेगुलर नहीं थे। कौन से थे? इर्रेगुलर ट्रेंड्स, यानी जो परेशान करते हैं।
जो परेशान करते हैं। तो इसे याद करने का तरीका है कि इन्हें इंपॉर्टेंस दें, इन्हें ऐसे लिखेंगे, इन्हें इंपॉर्टेंस दें या चलो ऐसे ही, इन्हें इंपॉर्टेंस दें, किन्हें इंपॉर्टेंस दें, इरेगुलर ट्रेंड्स को इन्हें इंपॉर्टेंस दें, मतलब इन्हें इंपॉर्टेंस दें। समझिएगा, सीखिएगा इस ट्रिक को। इन्हें का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आई का मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी, एमपी का मतलब मेल्टिंग पॉइंट, डी का मतलब डेंसिटी। ये रेगुलर हैं, चेक करिए, ये रेगुलर नहीं है, यानी ऊपर से नीचे जाने पर घट रही हो या ऊपर से नीचे पर बढ़ रही हो, ऐसी नहीं। ये ट्रेंड्स कैसे हैं, इरेगुलर। तो आप ऐसे पढ़ सकते हैं ना, इन्हें इंपॉर्टेंस दें क्योंकि ये रेगुलर है, सीरियल सीधे सीधे अभी रेगुलर ट्रेंड्स है, कोई बहुत इंपॉर्टेंस देने की जरूरत पर इन्हें इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। क्लियर है, देख लीजिए कहीं कोई डाउट हो। अच्छा, और कोई तरीका चाहिए तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे होता है आई कहते हैं ना माँ को, आई इन्हें एमपी दो, एमपी दे दो। आई का था आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एमपी मध्य प्रदेश दे दे, मेल्टिंग पॉइंट। कैसे भी याद कर लीजिए, ट्रिक बनाना बहुत बड़ा काम नहीं है, बड़े आसानी से ट्रिक्स बन जाती है। तो रेगुलर ट्रेंड कौन से हैं, इरेगुलर ट्रेंड कौन से हैं, ये मैंने आपको बता दिया। चलिए बस, इसके बाद हम बात करेंगे थोड़े से इन्हीं एलिमेंट्स की कुछ और प्रॉपर्टीज की, जिन्हें बोलते हैं इनकी थोड़ी सी केमिकल नेचर की। और केमिकल नेचर में सबसे पहले नंबर पर मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊंगा, दिस कॉल्ड कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। पर नॉट टुडे, आज नहीं, अगली क्लास में हम इसमें पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन क्या होता है। हम इसमें पढ़ेंगे दूसरे नंबर पर रिएक्शन विद वाटर, ये कैसे रिएक्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद हेलोजन्स, ये कैसे हेलोजन से रिएक्ट करते हैं। हम सीखेंगे इसी के अंदर एलोट्रॉपी क्या चीज होती है। इन सारी की सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे केमिकल नेचर। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन सीखेंगे, वाटर से रिएक्शन कराएंगे, क्लोरीन यानी हेलोजन से रिएक्शन कराएंगे, एलोट्रॉपी सीखेंगे क्या होती है, और फिर आ जाएंगे नेचर ऑफ कंपाउंड्स पर, और फिर पढ़ेंगे इनके कंपाउंड्स। कंपाउंड में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड केवल 2 पढ़ने हैं आपको। थोड़ा सा हमें पढ़ना है गिलास के बारे में, बहुत हल्का फुल्का, थोड़ा सिलिकेट्स और सिलिकॉन्स के बारे में, चैप्टर खत्म। बस इतना सा आज हम इसे केवल यहाँ तक रखेंगे। अगली क्लास आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। ट्रिक याद रखिए, इन्हें इंपॉर्टेंस दें क्योंकि ये रेगुलर हैं, रेगुलर वाले एग्जाम में कम आते हैं, इरेगुलर वाले ज्यादा पूछे जाते हैं। आज यहाँ तक, थैंक यू बेटा।